नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे मुग़ल इतिहास, मुग़ल साम्राज्य का एक टॉपिक, वह है अकबर की दक्षिण विजय। अकबर की दक्षिण विजय कब से कब तक है? 1593 टू 1601, यानी 1593 से लेकर 1601 ईस्वी। तो अभी तक आपने प्रीवियस यानी इसके पिछले वीडियो में आपने देखा था अकबर की अर्ली लाइफ के बारे में, इसके अलावा उसके उत्तर भारत के विजय या साम्राज्य विस्तार के बारे में। आज के इस लेक्चर में देखेंगे आप अकबर की दक्षिण विजय। अकबर की दक्षिण विजय की यदि हम बात करते हैं तो अकबर ने दक्षिण विजय के लिए कूटनीति का सहारा लिया। इसकी चर्चा करते हैं। इसके पहले हम अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता सुदृढ़ कर अकबर ने दक्षिण पर अधिकार स्थापित करने की चेष्टा की। अकबर एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का शासक था और उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वैवाहिक और मित्रता का संबंध स्थापित किया। वह छोटे छोटे राज्यों की स्वाधीनता को समाप्त कर एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके भारत में जितने भी छोटे छोटे राज थे वो उसके अधीन आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, मित्रता भी कायम की और साथ ही उन्होंने आक्रमण करके आत्मसमर्पण के लिए विवश भी किया छोटे छोटे राज्यों को। और इस प्रकार उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति को व्यवहारिक रूप देने के लिए उसमें दक्षिण भारत पर आक्रमण की नीति अपनाई। यानी कि उसने उत्तर भारत में तो अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, इसकी विस्तृत चर्चा आप पिछले वीडियो में देखेंगे। और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए यानी अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और आक्रमण की नीति भी अपनाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अकबर के समय दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, दयनीय थी, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों के बीच में आपसी मतभेद और फूट था। जैसे कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति नष्ट कर दी गई। तालिकोटा के युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच, जिनमें विजयनगर साम्राज्य की शक्ति काफ़ी नष्ट हो गई थी। और इस तरह से विजयनगर के पतन के साथ मुस्लिम राज्यों की संयुक्त योजना जो थी वो समाप्त हो गई। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट चुका था। अतः अकबर दक्षिण राज्यों के साथ युद्ध के बदले कूटनीति का प्रयोग करना शुरू किया। अब बहमनी साम्राज्य भी 5 राज्यों में बट चुका था। अब दक्षिण में कोई ऐसी शक्तिशाली संयुक्त सेना नहीं थी जो मुगलों का मुकाबला कर सके। तो ऐसी स्थिति में अकबर जो था कूटनीति का सहारा लिया। उसने बहमनी राज्य के विखंडन के उपरांत बहमनी राज्य का जब विखंडन हो गया तो जो उसके राज थे, जैसे कौन कौन से राज बने, बट गए अलग अलग छोटे छोटे भागों में, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो इनको अकबर ने अपने अधीन करने के लिए 1591 ईस्वी में एक दूत मंडल दक्षिण की ओर भेजा। उसने सबसे पहले ही ऐसा नहीं किया कि वो आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दिया ताकि उस पर अपने अधिकार कर सके। वो पहले दूत मंडल भेजा और आत्मसमर्पण करने के लिए उन तक ये मैसेज पहुंचाया। मुगल सीमा की सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण खानदेश ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अब खानदेश जो था वो उसने मुगलों के आधिपत्य यानी कि उसके स्वामित्व को स्वीकार कर लिया। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यानी खानदेश जो था उसका एंट्री गेट जो कहें वो दक्षिण भारत में एंट्री गेट जो था वो था खानदेश। अब हम बात करते हैं अहमदनगर की। दक्षिण का एक राज था वो था अहमदनगर। 1593 में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण हेतु अब्दुल रहीम खनगना और मुराद को दक्षिण भेजा। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अकबर ने तो 93 में भेज दिया
और 94 में यहाँ के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के कारण अहमदनगर के किले का दायित्व बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीबी पर आ गया। अब ये चांद बीबी कौन थे? चांद बीबी बुरहान उल मुल्क की बहन थी। अब इसमें क्या था कि बुरहान उल मुल्क जो था, जब अकबर की सेनापति ने या मुगलों ने सब आक्रमण किया, उस समय बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ये सारा दारोमदार जो हुआ वो आ गया चांद बीबी पर। चांद बीबी जो थी वह बहुत ही शक्तिशाली और पुरुषों की तरह वीर महिला थी और इस तरह से अहमदनगर का जो दरबार था उत्तराधिकारी को लेकर अहमदनगर का राज्य जो है छोटे छोटे गुटों में बट गया, क्योंकि उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर सबके बीच में मतभेद था। अनेक गुट बन गए। उन्हीं में से एक गुट जो था मियाँ मंझू का था और मियाँ मंझू का और छोटे छोटे गुट बन जाने के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर छोटे छोटे गुट बन जाने का मतलब था कि अहमदनगर के राज्य में एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई, यानी कि सब आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में एक गुट जो था मियाँ मंझू का, वो मुगलों की सहायता देने के लिए अहमदनगर आने का निमंत्रण दे दिया। अब देखा कि सब लोग अपने आपस में ही युद्ध में उलझे हुए हैं, तो क्यों ना मुगलों को निमंत्रण पहुंचाए ताकि वो आके लड़े। स्थिति में जब वहाँ से शहजादा मुराद को अहमदाबाद से तथा खानखाना को मालवा से अहमदनगर पहुंचने का आदेश दिया गया, जब वो आए तब तक यहाँ गृह युद्ध की स्थिति जो थी शांत हो चुकी थी और जो निमंत्रण मियाँ मंझू ने दिया था इस बात को लेकर उसे काफ़ी पश्चाताप हुआ। मुगल सेना के पहुंचने तक तो गृह युद्ध शांत हो ही गया था, लेकिन मियाँ मंझू जो था वो बीजापुर चला गया और अहमदनगर के दूर का भार किसको दे दिया? चांद बीबी को। चांद बीबी जो थी बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा पत्नी थी और अहमदनगर के जो शासक थे इब्राहिम मुल्क बुरहान उल मुल्क जो थे उनकी बहन थी। इस स्थिति में उसने अहमदनगर की रक्षा करने के लिए मुगलों से उन्होंने डट कर सामना किया। चांद बीबी ने डट कर सामना किया और चांद बीबी ने बड़ी चतुराई से अहमदनगर के जितने भी असंतुष्ट अमीर थे, यानी कि जो अलग अलग अपनी डफली अपनी राग वाली कहानी कह रहे थे, अपने उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें किसी तरह अपने पक्ष में किया और मुगलों से डटकर उन्होंने सामना किया। और इस तरह से चांद बीबी की स्थिति तो मुगलों के सामना करते करते उनकी दयनीय हुई और 3 महीने तक नगर मुराद और खनखना की सेना 3 महीने तक नगर पर घेरा डाले रही। मुगल सेना की रसद की कमी हो गई और चांद बीबी भी युद्ध में मुगलों का सामना करने की स्थिति में नहीं थी। अब चांद बीबी जो इतने डट कर सामना कर रही थी, इनकी भी स्थिति थोड़ी ख़राब हुई और मुगल जो 3 महीने से घेरा डाले हुए थे अहमदनगर में, उनकी भी स्थिति रसद कमी हो गई और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, जिसके कारण से उन्हें दोनों ने आपस में एक संधि कर ली। संधि कब की? 1596 ईस्वी में मुगलों और चांद बीबी के बीच संधि हो गई। संधि के अनुसार बरार का सूबा मुगलों को दे दिया गया। बरार एक प्रांत था, उसका सूबा मुगलों को दिया गया। बहादुर को अहमदनगर का सुल्तान स्वीकार किया गया और अहमदनगर के नए शासक ने मुगलों की अधीनता मान ली और इस तरह से शहजादा मुराद और खनखना बरार चले गए, जहां शाहपुर नामक नगर की स्थापना की। लेकिन अब इससे भी मामला शांत नहीं हुआ। अहमदनगर मुगलों के अधीन क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं हो सका। वहाँ के अमीर जो थे इन संधि शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने इनकार कर दिया, संधि शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। वे बरार से मुगलों को निकलने के लिए सक्रिय हो गए। मुराद और खनखना आपसी मतभेद के कारण संयुक्त रूप से युद्ध नहीं कर रहे थे, अतः अकबर ने 1597 में अबुल फजल को मुराद की सहायता के लिए भेजा और खनखना को वापस बुला लिया और इस तरह से 1599 में मुराद की मृत्यु हो गई। उसके बदले में दनियाल दक्षिण भारत अभियान के लिए आया, ठीक है। और उसके बाद से
अहमदनगर के अमीरों के बीच आपसी मतभेद तथा चांद बीबी की हत्या के कारण मुगल सेना के सामने अहमदनगर के सैनिक टिक नहीं पाए। अब आपसी मतभेद के कारण वहाँ बहुत सारे ऐसे इशू उत्पन्न हो गए, जिसके बाद से 1600 में अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अहमदनगर का सुल्तान बहादुर शाह निजाम शाह को बंदी ग्वालियर किले में रखा गया। अहमदनगर पर मुगलों का आधिपत्य अस्थायी था, लेकिन और मुगलों से पुनः वहाँ के जो अमीर थे, मुगलों से पुनः संघर्ष आरंभ हुआ और लास्ट में सबसे अहमदनगर को मलिक अंबर नाम के योग्य सेनापति की सेवा प्राप्त हो गई। मलिक अंबर के योग्य निर्देशन में अहमदनगर ने पुनः अपनी शक्ति बढ़ा ली और अकबर को अहमदनगर का एक भाग प्राप्त कर ही संतोष करना पड़ा। यानी कि ये आपने देखा, और यही चीज़ मैंने यहाँ जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो सब हमने संक्षेप में कर दिया है। किस तरह से अहमदनगर की राजनीति में उठापटक होती है, एक बार पलड़ा मुगलों के हाथ में रहता है तो एक बार अहमदनगर के शासकों के हाथ में, और इस तरह से करते करते एक समय ऐसी स्पष्ट स्थिति बन गई कि अहमदनगर मुगलों के अधिकार में हो गया। लेकिन फिर से अमीरों ने विरोध किया और फिर से अहमदनगर पर अमीरों का ही अधिकार रहा। जैसे कि यहाँ संक्षेप में बताया गया है कि चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया और उसकी संरक्षिका बन गई। 95 में मुगल आक्रमण का इसने लगभग 4 महीने तक डटकर मुकाबला किया। वहीं जो दोनों के बीच एक संधि हो गई थी, समझौते के अंतर्गत बरार मुगलों को दे दिया गया। बुरहान मुल्क के पोते बहादुर शाह को अहमदनगर शासक के रूप में मान्यता प्रदान की। कुछ दिन बाद चांद बीबी ने अपने को अहमदनगर प्रशासन से अलग कर लिया। वहाँ के सरदार से संधि का उल्लंघन करते हुए बरार को पुनः प्राप्त करना चाहा। अकबर ने अबू फजल के साथ मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 97 में मुराद की मृत्यु हो जाती है। खनखाना और दानियल का आक्रमण के लिए भेजा गया। अब फिर स्वयं अकबर भी दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। मुगल सेना ने 1599 में दौलताबाद और 1600 में अहमदनगर किले पर अधिकार कर लिया। चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली और इस तरह से अहमदनगर पर के कुछ भाग पर वहाँ के मलिक अंबर नामक एक योग्य सेनापति की सेवा प्राप्त हो गई और उसके कुछ भाग से ही मुगलों को संतुष्ट करना पड़ा। ये था अहमदनगर पर किस तरह से अकबर ने काफ़ी उठक पटक के बाद अपने अधिकार स्थापित किए थे, आंशिक अधिकार स्थापित किए थे। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर स्वयं अकबर ने 1590 में आक्रमण किया। अब यहाँ बात आ रही है, दक्षिण की एक स्थल है बुरहानपुर है। इस समय वह एक शासक, वहाँ का शासक मीरन बहादुर था। कहाँ का शासक था? खानदेश की राजधानी बुरहानपुर का। उसने अपने को असीरगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिया। अकबर ने असीरगढ़ के किले का घेराव कर उसके दरवाजे को सोने की चाबी से खोला। अच्छा, 21 दिसंबर 1600 को मीरन बहादुर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अकबर ने अंतिम रूप से इस दुर्ग को अपने कब्जे में 6 जनवरी 1601 को किया। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। 1601 में अकबर ने जो दक्षिण में विजय प्राप्त की थी वह था असीरगढ़ का विजय, और पहला विजय था उत्तर भारत का मालवा का विजय। कब था? 1561 में, और अंतिम विजय 1601 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा, हमेशा इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह से अकबर ने बरार, अहमदनगर और खानदेश की सूबेदारी शहजादा दानियल को प्रदान कर दी। बीजापुर एवं गोलकुंडा पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण को जीतने के बाद ही ग्रहण की थी। याद रखिएगा, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? दक्षिण को जीतने के बाद ही ग्रहण की थी। इस तरह अकबर का साम्राज्य कंधार और काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर बरार तक फैला था। अब हम आगे अकबर द्वारा या अकबर के समय में हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों की भी चर्चा करेंगे। हमने तो अकबर के उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार देख लिया, दक्षिण भारत में देख लिया। अब है कि छोटे छोटे ऐसे विद्रोहों के भी सामना करने पड़े थे अकबर को, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अकबर के समय में हुए महत्वपूर्ण विद्रोह। सबसे पहला विद्रोह था उज़्बेकों का विद्रोह।
उज़्बेक एक जाति थे। उज़्बेक वर्ग पुराने अमीर थे। इस वर्ग के प्रमुख विद्रोही नेता थे जौनपुर के सरदार खान जमान, उसका भाई बहादुर खां और चाचा इब्राहिम खां, मालवा का सूबेदार अब्दुल्ला खां, अवध का सूबेदार खाने आलम आदि। ये सभी विद्रोही सरदार अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो 1564 ईस्वी में मालवा के अब्दुल्ला खान ने विद्रोह किया। 65 में जौनपुर के खान जमान और उसके भाई बहादुर खां में विद्रोह किया। इन विद्रोह को अकबर ने सरलता से दबा दिया। जो छोटे छोटे विद्रोह हुए उसे अकबर ने बड़ी ही सरलता और चतुराई से उन्हें दबाया। सेकेंड विद्रोह जो सामना करना पड़ा अकबर को वो था मिर्जा वर्ग का विद्रोह। मिर्जा वेग होगा, मिर्जा वर्ग तो नहीं होगा, मिर्जा वेग का विद्रोह। मिर्जा वर्ग के लोग अकबर के सरदार थे। इस वर्ग के प्रमुख विद्रोही नेता थे इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, मसूद हुसैन, सिकंदर मिर्जा, महमूद मिर्जा। चूँकि इस वर्ग का अकबर से खून का रिश्ता था, इसीलिए अधिक अधिकार का पक्ष करते थे। इसी से उपजे असंतोष के कारण इस वर्ग ने विद्रोह किया। अकबर ने 1573 तक मिर्जाओं के विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया। 1573 में अकबर ने मिर्जा के विद्रोह, मिर्जा जो थे उनके संबंधी थे और संबंधी होने के कारण वह अकबर से अधिक राज्य की इच्छा रखते थे, अपेक्षा रखते थे और इसीलिए वो विद्रोह करते रहते थे। लेकिन इन विद्रोह को भी अकबर ने बड़ी ही सरलता से कुचल दिया। अब हम देखेंगे बंगाल एवं बिहार में विद्रोह। बंगाल एवं बिहार में विद्रोह 1580 ईस्वी में बंगाल में बाबा काकसल एवं बिहार में मोहम्मद मासूम काबुली अरब बहादुर ने विद्रोह किया। राजा टोडरमल के नेतृत्व में अकबर की सेना ने 1581 में इस विद्रोह को कुचला। अफगान बलूचियों का विद्रोह, सेकंड विद्रोह जो था वो था अफगान बलूचियों का विद्रोह। अकबर के कश्मीर अभियान के समय 1585 में पश्चिमी सीमा पर अफगानों एवं बलूचियों ने विद्रोह कर दिया। कश्मीर अभियान के समय 1585 में पश्चिमी सीमा पर अफगान और बलूचियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में बीरबल की हत्या कर दी गई। राजा टोडरमल और मान सिंह ने इस विद्रोह को कुचल दिया। शहजादा सलीम का विद्रोह, शहजादा सलीम का विद्रोह देखते हैं। अकबर के लाड़ प्यार में सलीम काफ़ी बिगड़ चुका था। वह बादशाह बनने के लिए उत्सुक था। 1599 में सलीम बिना अकबर की आज्ञा के अजमेर से इलाहाबाद चला गया। वहाँ पर उसने स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार शुरू किया। 1602 ईस्वी में अकबर ने सलीम को समझाने का प्रयत्न किया। उसने दक्षिण से अबुल फजल को सलीम को समझाने के लिए बुलाया। रास्ते में जहांगीर के निर्देश पर ओरछा के बुंदल सरदार वीर सिंह बुंदेला जिसको कहा जाता है, वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। निसंदेह जहांगीर का यह कार्य अकबर के लिए असहनीय था। फिर भी अकबर ने सलीम के आगरा वापस लौटकर 1603 ईस्वी माफ़ी मांग लेने पर माफ़ कर दिया। यानी सलीम जो था, जिसका नाम जहांगीर भी है, वो बचपन से ही बहुत ही अड़ियल टाइप का व्यक्ति था और हमेशा से अकबर से उसकी मतभेद होती रहती थी। तो इसी सिलसिले में उसी मतभेद के फलस्वरूप जब वो अजमेर से आगरा चला गया तो वहाँ इलाहाबाद चला गया, तो उसे समझाने के लिए अबुल फजल को भेजा गया। लेकिन अबुल फजल को रास्ते में ही उसकी हत्या किसने करा दी? सलीम ने करा दी। इससे अकबर काफ़ी क्रुद्ध भी हुआ। लेकिन जब जहांगीर लौटकर जब उसे माफ़ी मांगा अकबर से, तो उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया। अकबर ने उसे मेवाड़ जीतने के लिए भेजा, पर वह मेवाड़ न जाकर इलाहाबाद पहुंच गया। कुछ दिन तक सूरा और सुंदरी में डूबे रहने के बाद अपनी दादी की मृत्यु पर सलीम 1604 में वापस आगरा गया, जहां अकबर ने उसे एक बार फिर माफ़ कर दिया। इसके बाद सलीम ने विद्रोहात्मक रुख नहीं अपनाया। इस तरह अकबर को अपने शासनकाल में हुए सभी विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त हुई। ओके, अब देखते हैं अकबर के लास्ट स्थिति जो थी क्या थी। 21 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग के कारण अकबर की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। 25-26 अक्टूबर 1605 की अर्धरात्रि को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में
दफनाया गया। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा का जो मकबरा है उसमें दफनाया गया। और इस तरह से अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। तो ये था अकबर के दक्षिण का साम्राज्य विस्तार और उसके शासनकाल में हुए कुछ प्रमुख छोटे छोटे जो विद्रोह थे उनके बारे में आज के इस लेक्चर में आपने सुना और देखा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें टॉपिक होगा अकबर से ही रिलेटेड, अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीति, उसके नवरत्न, उनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इस तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, इस तरह से आप देखते रहें, पढ़ते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।